नमस्कार, स्वागत है आपका नाते टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर हमें मिल रही है भोपाल से। मंत्री भूपेंद्र सिंह के बंगले पर हलचल बढ़ी है। बीएसपी सहित निर्दलीय विधायकों का आना जाना शुरू हो गया है। बंद कमरे में भूपेंद्र सिंह विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं। परिणाम आने के पहले का बड़ा सियासी घटनाक्रम। भूपेंद्र सिंह के निवास पर निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा पहुंचे हैं। बीएसपी विधायक संजीव कुशवाहा से भी भूपेंद्र सिंह ने मुलाकात की है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता अंकुर अध्वरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुर जी, मंत्री भूपेंद्र सिंह के बंगले पर हलचल बढ़ी है। बीएसपी सहित निर्दलीय विधायकों का आना जाना शुरू हो गया, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, उपचुनाव के परिणाम 10 तारीख को आएंगे। उसके पहले कह सकते हैं नगरीय प्रशासन मंत्री हैं और चुनाव प्रबंधन समिति बीजेपी के संयोजक भी हैं भूपेंद्र सिंह। उनके निवास पर निर्दलीय और बीएसपी विधायकों की हलचल बढ़ी है। अभी सुरेंद्र सिंह शेरा उन्होंने मुलाकात की है। निर्दलीय विधायक हैं, बीएसपी विधायक संजीव सिंह कुशवाहा संजू ने मुलाकात की है। साथ ही हमेशा जो भले बीजेपी के विधायक हो नारायण त्रिपाठी, लेकिन हमेशा वो सबके दायरे में रहते हैं, उनसे भी मुलाकात हुई है। निश्चित तौर पर कहेंगे कि 10 तारीख को नतीजे आएंगे, उसके पहले सभी को साधने का प्रयास किया जा रहा है, चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे बीएसपी को हो या बीजेपी के जो कह सकते हैं दल बदलने की संभावना की रहती है, उन सब ने आज यहाँ मुलाकात की है। भूपेंद्र सिंह का एक तो कहना है कि ये सामान्य मुलाकात है, लेकिन जिस तरह से आज लगातार देखने को मिल रहा है कि अन्य दलों के विधायक पहुंच रहे हैं निर्दलीय वगैरह, तो निश्चित तौर पर उपचुनाव के पहले एक पूरी रणनीति बीजेपी तैयार कर रही है। जी अंकुर जी, एक चीज और आपसे यहाँ पर समझना चाहेंगे। जिस तरीके से हमने कई सियासी घटनाक्रम इस दौरान उपचुनाव से पहले कई सियासी घटनाक्रम देखे, कई तस्वीरें बदलती हुई देखी हैं, तो यहाँ पर ये मान सकते हैं कि मुलाकात के बाद कुछ अलग तस्वीर हमें देखने को मिल सकती है? निश्चित तौर पर इस मामले में जब भूपेंद्र सिंह से बात की तो उनका कहना है कि ये जो विधायक हैं जिन लोगों का हमें समर्थन प्राप्त है, चाहे वो बीएसपी के विधायक हों चाहे निर्दलीय विधायक हों, परिणाम आने के बाद अब जैसे ही परिणाम आएंगे उसके बाद यह तय किया जाएगा कि उन लोगों की सरकार में क्या भूमिका रहेगी। लेकिन ये बात सही है कि जो लोग समर्थन दे रहे हैं उनकी उनको बीजेपी पूरी तरह से अभी से साधने में लगी हुई है कि अगर मान लो कुछ नतीजे गड़बड़ आते हैं तो संख्या बल कम होने पर जो समर्थन प्राप्त है वो कहीं दूसरे पार्टी में खिसक जाए, इसलिए उनको साधने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। जी शुक्रिया अंकुर जी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल बीजेपी जो है नतीजे आने से पहले भी साधने की यहाँ पर कोशिश कर रही है, चाहे वो निर्दलीय हो, बीएसपी के विधायक हों, सभी को, कि अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो बीजेपी उसके लिए अभी से रणनीति बना रही है। और ये मुलाकात के जो है मायने यहाँ पर निकाले जा रहे हैं। जिस तरीके से बंद कमरे में भूपेंद्र सिंह अभी विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं, हलचल काफी बढ़ गई है। भूपेंद्र सिंह के बंगले पर विधायकों का आना जाना शुरू हो गया। नतीजे 10 नवंबर को आना है और इससे पहले मंत्री भूपेंद्र सिंह के बंगले पर विधायकों का आना है, यानी कि मुलाकात जो है उसके यहाँ पर कई मायने निकाले जा सकते हैं। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता ब्रजेश पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, भूपेंद्र सिंह के बंगले पर मंत्रियों का आना जाना, विधायकों का आना जाना शुरू हो गया। बंगले पर हलचल बढ़ी है और विधायक मुलाकात के लिए पहुंचे। निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा और बीएसपी विधायक संजीव कुशवाहा, क्या इस मुलाकात के सबसे पहले तो क्या मायने आप निकाल सकते हैं, क्या प्रतिक्रिया है आपकी इस पर? ब्रजेश जी, प्रदेश के अंदर अपनी हारी हुई लड़ाई लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी को पता चल गया है कि इस बार जनादेश जो है वो पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है और कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के जनता जनार्दन ने 7.5 करोड़ जनता ने कांग्रेस को वोट किया है, इसलिए उसके पहले की इनकी कवायद है। दूसरी बात, भाजपा ने यह भी समझ लिया है कि इस तरह से हम लोकतंत्र की हत्या करके अगर सरकार बनाएंगे, लोकतंत्र को चुराने का प्रयास करेंगे तो उसका परिणित इसी तरह मिलना है। शायद यही भाप करके, क्योंकि देखिए मोहन भागवत जी ने भी कहा और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ आरएसएस से जुड़े सूत्रों ने भी इनको कहा कि देखिए ऐसा है कि इस तरह से कभी जनादेश नहीं मिला करता है। तो इसलिए बीजेपी इस बात को समझ के, पूर्वानुमान को समझ करके इस तरह की कवायद में जुट गई है
इससे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि स्पष्ट रूप से मध्य प्रदेश की 28 सीटों में कांग्रेस का बहुमत आएगा और कमलनाथ जी फिर से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। जी, जिस तरीके से आप आश्वस्त हैं, बीजेपी भी कहीं ना कहीं दावे कर रही है, आश्वस्त है, लेकिन जो ये जोड़तोड़ की जा रही है, क्या बीजेपी को डर है? निश्चित रूप से बीजेपी बहुत डरी हुई है, बीजेपी बहुत सशंकित है। बीजेपी को ये लग रहा है कि जिस तरह से उन्होंने देखा कि इस बार वोट परसेंटेज जो है हुआ है और वोट परसेंटेज कांग्रेस के पक्ष में है, इसलिए बीजेपी ने अभी से ही इस चीज को समझ करके, और इनको तो प्रत्यक्ष रूप से अपनी हार स्वीकार कर लेना चाहिए। मैं तो उस दिन भी कह रहा था इस बात को, क्योंकि शाम को 5 बजे तक जब ईवीएम में इन सबका, जिस पहले तो चुनाव आयोग के प्रेक्षक जो आए हुए थे वो देख रहे थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गुंडागर्दी पे उतारू थे। मध्य प्रदेश में करीबन ऐसे 1.5 दर्जन जगहों पे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने गुंडागर्दी के दम पर वोट डालने का प्रयास किया। कई कुछ लोगों की मोटरसाइकिलें जलाई गई, कई मतदान केंद्रों को लूटने का प्रयास किया गया, बहुत सारी भिंड वगैरह में गोली चली। इस तरह की वारदातों को बीजेपी ने अंजाम दिया। भारतीय जनता पार्टी का कभी लोकतंत्र में विश्वास नहीं रहा है, ना ही उसको देश की संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास रहा है। उस दिन तो मैं आश्चर्यचकित था कि जो चुनाव के लिए नियुक्त पर्यवेक्षक दिग्विजय सिंह जी ने इस बात पर सवाल भी उठाया था, वो भी मूक दर्शक बनकर देख रहे थे। पुलिस प्रशासन हाथ में हाथ रखे बैठा था। बावजूद इसके मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन ने कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग किया और कांग्रेस को इस बार उस सत्ता में लाना चाहती है। ब्रजेश जी, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश जी, बहुत स्वागत है आपका। रजनीश जी, मंत्री भूपेंद्र सिंह के बंगले पर विधायकों का आना जाना शुरू हुआ है, क्या मान लिया जाए? मुलाकातों के क्या मायने निकाले जाएं? जोड़ तोड़ की राजनीति या फिर कुछ और मायने? विधायकों से मेल मुलाकात के जो मायने निकालना है आप निकालिए, पर ये कारण क्या है वो तो निकाल रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता ब्रजेश पांडे जी भी जुड़े हुए हैं। तो उनको जो निकालना है वो निकालें, आपको जो निकालना है आप निकालें। बाकी विधायक क्यों मिल रहे हैं वो विधायक को पता होगा, और वो जिनसे मिल रहे हैं मंत्री जी, और मंत्री जी को पता होगा। बाकी मायने निकालने के लिए सब स्वतंत्र हैं, जिनको जो करना है करते रहे, सोचते रहे, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। नतीजों से पहले मेल मुलाकात का दौर इस पर जो है, कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी काफी डरी हुई है। अच्छा है कांग्रेस का, अगर ऐसा लगता है तो बढ़िया है, खुश रहे कांग्रेस, मस्त रहे कांग्रेस। पर 10 तारीख के जो परिणाम आए उसके बाद में ईवीएम का रोना ना रोए, ईवीएम को दोषी ना ठहराएं, ईवीएम को गलत ना बताएं, क्योंकि इनकी आदत है मशीनरी, मशीन, सिस्टम सबको गलत बता देते हैं। भारत निर्वाचन आयोग को गलत, कोर्ट में मामला गया तो कोर्ट में गलत, तो सबको गलत ठहरा देते हैं। वो विवेक तनखा जी हैं जो आज तक एक भी केस कांग्रेस के पक्ष में नहीं जीते, एक भी केस नहीं जीते। हो जीते हो तो मैं चुनौती देता हूं कि कांग्रेस के जो भी सज्जन हो वो बताएं तो कौन सा केस जीत गए, तो वो सामने आ जाए। तो ये केवल बतंडा खड़ा करना इनकी आदत है, संवैधानिक संस्थाओं की बात करना इनकी आदत है, लोकतंत्र की बात करना आदत है, लेकिन सबसे ज्यादा मखौल उड़ाने का काम, मजाक बनाने का काम संवैधानिक संस्थाओं को, लोकतंत्र को इन्होंने किया है, करता रहते हैं। और कालांतर में सबूत है, साक्ष्य है, इसके सबको पता है, कोई नई बात नहीं है। जी ब्रजेश जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो अपने भारतीय जनता पार्टी के मित्र से ही कहना चाहता हूं कि समर परिणाम शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र, जो प्रशस्त है समय लिखेंगे उनके भी अपराध। जहां तक विवेक तनखा जी की बात है, रजनीश अग्रवाल जी को अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि सुंदरलाल तिवारी तथा मध्य प्रदेश सरकार, श्रीनिवास तिवारी मध्य प्रदेश सरकार, दोनों ही केसों में जो है हमारे विवेक तनखा जी जो है सुप्रीम कोर्ट से केस जीते हैं। इस तरह के बहुत सारे केसेस है, AIR में उल्लेख है, उसका भी मैं जिक्र नहीं करूंगा। लेकिन आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कवायद कर रही है और भूपेंद्र सिंह के बंगले में लोग एकत्र हो रहे हैं, वो भी निर्दलीय विधायकों को सिर्फ बुलाना इस बात को संकेत दे रहा है। रजनीश जी भी समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 28 सीटों में नहीं, कहीं भी से सीटें नहीं मिली हैं और ये पूरी तरह से हार चुके हैं। और हारने के बाद अब निर्दलीय विधायकों को तोड़ने में लगे, जिस तरह से कांग्रेस के गुट को तोड़ करके लोकतंत्र के पीठ में छुरा भोग के मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाई थी। रजनीश जी, जिस तरीके से मेल मुलाकात पहले भी हमने देखी, और वही कांग्रेस इसलिए ही आरोप लगा रही, जब भी मेल मुलाकात हुई उसके बाद तस्वीर बदली हुई जरूर नजर आई। निर्दलीय विधायक कौन सा ऐसा है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में नहीं खड़ा हुआ? वो नाम बता दीजिए, जिसको अब इलेक्शन नई तरह से करना पड़ रहा है, तो हमें पता चल जाए, जरा हमें भी जानकारी मिल जाए कि जो कौन सा विधायक ऐसा जो मेल मुलाकात कर ली जिसने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने से इनकार किया हो, और वो नए सिरे से कोई मेल मुलाकात कर रहा हो जिसको लेकर ये आरोप प्रत्यारोप कर रहे हो। तो मैंने कहा ना कि इनके आरोप प्रत्यारोप से होता क्या है,
क्या मतलब है इसके आरोप प्रत्यारोप का? कोई मतलब नहीं है। जिनको जो मैंने कहा ना, मीमांसा करनी करते रहे, जिनको सपोर्ट पहले जो निर्दलीय विधायक कर चुके हैं वो सबके सामने उजागर है, मीडिया के सामने भी उजागर है, सरेआम मीडिया के सामने कह चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को जहां तक 28 विधानसभाओं के परिणाम को लेकर है, तो जनता ने जो जनादेश दिया है 10 तारीख को परिणाम में उजागर हो जाए। मेरा कहना केवल इतना है कि ईवीएम पर माथाफोड़ी ना करें, ठीक रहा, ईवीएम पर ना फोड़ें, जनादेश को स्वीकार करें और कहें कि हमारे 15 महीनों के पाप, महापाप कमलनाथ सरकार ने जिस प्रकार के त्राहिमाम जनता में मचाया, हाहाकार किया, उसके कारण ये परिणाम आया, उसको स्वीकार करें। नहीं तो दिक्कत क्या है, ईवीएम पर रोना शुरू कर दिया 3 तारीख से, जिस दिन वोटिंग डल रहे थे, मशीनरी पर रोना, पुलिस पर रोना, अधिकारियों पर रोना, हर चीज खराब। केवल कांग्रेस अच्छी, इनकी सरकार अच्छी। देश भर में पिट रहे हैं, 100 सांसद नहीं है देश भर में, विधायक कितने हैं जितने क्षेत्रीय दल से भी कम पड़ते हैं। तो सवाल ये है कि जो देश भर में सुकुड़ रहे हैं, देश भर में सांसदों की संख्या लोकसभा राज्यसभा को मिला के 100 नहीं है, वो इस प्रकार की बड़ी बड़ी बातें करते हैं जिनका अतीत काला है, काला, कलुषित है, कलंकित है। वो हम तो लोकतंत्र की बात करते हैं। चुनी हुई सरकारें 100 से ज्यादा भंग करने वाली, आपातकाल लगाने वाली लोकतंत्र की बात करते हैं। और नैतिकता की बात, संवैधानिक नैतिकता की बात हमें मत बताओ भैया, क्योंकि इतने थैगरे लगाए हैं संविधान में आपने, क्योंकि वो किसी से छिपे हुए नहीं है। तो ये सब बातें बेकार की हैं, ये कोई अर्थ नहीं है इन सब बातों का। ब्रजेश जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से ईवीएम को लेकर जिस दिन से जो है चुनाव हुआ है, मतदान हुआ है, उस दिन कांग्रेस की तरफ से जो प्रतिक्रिया दी गई थी, उसी को लेकर बीजेपी ने फिर एक बार सवाल खड़े किए हैं। देखिए पूनम जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अभी काबिल मित्र मुझसे कह रहे थे ईवीएम को लेकर के, अरे शायद ये भूल रहे हैं, सबसे अधिक हाय तौबा ईवीएम को लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी जी सरकार के समय इनकी पार्टी और इनके पार्टी के लोग किया करते थे। मुझे अच्छे से वो दौर याद है, तब मैं युवक कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता होता था और इन्हीं के पार्टी के एक प्रवक्ता जेबी नरसिम्हा जी मेरे साथ एक नेशनल चैनल की डिबेट में बैठे हुए थे। मैंने उनसे यही सवाल किया था, मैंने कहा आप मुझको एक बात बताइए, अभी तक आप हमेशा ईवीएम को लेकर के सबसे अधिक जो है देश के अंदर हाय तौबा मचाते थे, अब आपकी खामोशी क्यों है? तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं, ईवीएम में से मतदान से जो होता है वो निष्पक्ष होता है और निर्भीक होता है। मैंने कहा ये तो वोटिंग जो हुआ करती थी वो बैलेट पेपर से भी हुआ करती थी, क्योंकि तभी बुलेट तंत्र का कोई ऐसा हावी नहीं हुआ करता था। उसके बाद नरसिम्हा जी का कोई सही सटीक जवाब नहीं आया मेरे पास। मैं इनसे कहना चाह रहा हूं कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय नेता पूर्व मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जी ने ये कहा है कि जिस तरह से वोटिंग हो रही है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है वो प्रशासनिक मशीनरियों का दुरुपयोग कर रही है, हो सकता है ईवीएम में नई टेक्नोलॉजी टेम्परिंग की जा सके, क्योंकि उसमें एक चिप होती है जिसे आप दूर से रिमोट से भी जो है वो टेम्परिंग कर सकते हैं, हैक कर सकते हैं। तो आशंकाएं होना गलत नहीं है, राजनीति प्रायिकताओं का खेल होता है, राजनीति समझते हैं। दूसरी बात यह है कि इनकी पार्टी के निर्दलीय विधायक, अरे हमारी पार्टी के खनिज मंत्री थे, उनको आपने अपने पार्टी में मिला करके रातों रात खनिज विभाग का अध्यक्ष बना दिया। तोड़ फोड़ की राजनीति में सिद्धस्ता आपको हासिल है। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर आज आप इस बात को लेकर बदनाम हो चुके हैं, जिस तरह से आपने मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी, उसके एक गुट को तोड़ के आपने रातों रात जो है सरकार बनाई, और यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के स्पीकर ने धारा 81(3) के तहत और 16(1)(c) के तहत अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए कहा था, क्योंकि कोरोना काल को लेकर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि पूरे देश के अंदर कोरोना पीक आवर की ओर जा सकता है, इसलिए कुछ दिन के लिए विधानसभा स्थगित करते हैं। रातों रात क्या सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके वहां से कि नहीं तत्काल मतदान हो, कांग्रेस पार्टी उस पर भी सम्मिलित नहीं हुई थी। खैर, लेकिन उसके बाद भी जनता ने अभी 3 तारीख को कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है, और मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ जनता के मूल्यों, वोटों की मूल्यों की अपनी कीमत है। मैं समझता हूं उनने मतदान करते समय तय किया जनता जनार्दन ने कि हमको कांग्रेस पार्टी को लाना है, जिसको लातेश पार्टी के रूप में हमने चुना था, और तो उसका परिणाम सामने आ जाएगा। जी चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत के लिए। तो बिल्कुल, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी भी चालू है। 10 नवंबर को नतीजा आना है, लेकिन उससे पहले जो मुलाकात ये हुई है, कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी जो है जोड़ तोड़ की राजनीति कर रही है, और उससे पहले ये मुलाकात जो है इसके यही मायने निकाले जा सकते हैं कि बीजेपी के पास जो है उतनी सीटें नहीं आ पा रही, इसलिए बीजेपी जोड़ तोड़ की राजनीति अब शुरू कर दी है, और इसलिए मेल मुलाकातों का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए गए हैं। चलिए।